नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय काशीपुर का दौरा आज से शुरू हो गया है। आपको बताते चले कि आज की शाम सीएम पुष्कर सिंह धामी स्टेडियम के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और जहां वे सीधे होटल अनन्या रेजिडेंसी में जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि होटल में मुख्यमंत्री जो है प्रमुख जनों से भेंट करेंगे और जहां पर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। बताते चले कि इस दौरे का उद्देश्य स्थानीय विकास, सांस्कृतिक सहभागिता और जन संवाद को बढ़ावा देना है। तो वहीं आपको बता दें कि 9 सितंबर की सुबह भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं और जिसमें कि ननकाना साहिब गुरुद्वारे में आयोजित नगर कीर्तन में वे भाग लेंगे और जिसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बताते चले कि धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद वे आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे और जहां से सुबह 10 बजे हेलीकॉप्टर के माध्यम से अगले गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। बताते चले कि प्रशासन और स्थानीय जनता इस दौरे को लेकर उत्साहित है और सुरक्षा व व्यवस्थाओं को लेकर भी पूरी तैयारियां पूरे तरीके से कर ली गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से आज यह पुष्कर सिंह धामी जी का जो काशीपुर का दौरा है वो शुरू होने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है? तो आपको बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो काशीपुर के दौरे पर रहेंगे और कई मायनों में इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज उनके द्वारा जब वे वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद तमाम कार्यक्रम होंगे। और आपको बता दें कि ये जो 2 दिवसीय दौरा है वो कई मायनों में काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों से जनसंवाद के साथ साथ वहां के अधिकारियों से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मुलाकात की जाएगी। और जिसमें कि आपको बता दें कि जिस तरीके से इस समय उत्तराखंड में पूरे तरीके से माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाओं का दंश भी राज्य पूरे तरीके से झेल रहा है, उसको लेकर भी विचार मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि काशीपुर का यह दौरा कहीं अहम माना जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, जिस तरीके से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर का दौरा है, क्या कुछ अहम रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री का जो काशीपुर का दौरा है कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जनपदों के भ्रमण पर रहते हैं तो उस दौरान सीधे जनता से संवाद भी करते हैं। राज्य सरकार की तरफ से जो विकास की योजनाएं संचालित की जा रही है, जिनका लाभ जनता को यहाँ पर मिलना है, उस जनता को मिलने वाले लाभ पर सीधे तौर पर अधिकारियों से फीडबैक भी यहाँ पर लेते हैं। परियोजना किस रूप में आगे बढ़ रही है, वो कितना जनता को लाभ वहाँ पर पहुँचा रही है, उन सब चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री सीधे तौर पर अधिकारियों से बातचीत भी वहाँ पर करते हैं। जनपदों में किस प्रकार से विकास के काम किए जाने हैं, आने वाले दिनों में किस प्रकार से रोड मैप अधिकारियों की तरफ से वहाँ पर बनाया गया ताकि जनता को लाभ मिल सके, जनता की जो समस्या है उनका निदान यहाँ पर हो सके, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो सरकार की कोशिश में यही कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो राज्य की जो जनता उसको लाभ वहाँ पर मिल सके। जी बिल्कुल। अबे जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है, तो कल को लेकर क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी के? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में आप ऐसे कह सकते हैं कि एक तो वहाँ पर जो विकास योजनाओं का जो कार्यक्रम है जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से वहाँ पर किया जाना है वो वहाँ पर रहने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये कह सकते हैं कि क्षेत्र की जनता को कई विकास की योजनाओं की सौगात वहाँ पर दे सकते हैं। सीधे तौर पर जो प्रबुद्ध जन पार्टी का जो इस समय जो संगठन सृजन का जो काम इस समय चल रहा है, जिसमें कह सकते हैं कि पार्टी फीडबैक यहाँ पर ले रही ताकि 2027 की तैयारियों के अनुरूप यहाँ पर काम कर सके। तो प्रबुद्ध जनों से बातचीत का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का वहाँ पर रखा गया है। उन प्रबुद्ध जनों से बातचीत वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। किस तरीके से उनके सुझाव हैं कि सरकार को और बेहतर क्या काम यहाँ पर करने चाहिए ताकि राज्य विकास के पद पर आगे बढ़ सके। जनता की जो समस्याएं होती है, यानी खास तौर पर जो उन प्रबुद्ध जनों का जो अनुभव रहा है उस अनुभव को कैसे सम्मिलित किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत वहां पर होगी। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के इन 2 दिनों के कार्यक्रमों में जो प्रवास कार्यक्रम उनके वहां पर रहने वाले हैं उसमें जनता से सीधे तौर पर उनका संवाद भी यहाँ पर रहेगा।
विकास की योजनाओं को लेकर बातचीत भी यहाँ पर होगी। साथ ही जिला प्रशासन के जो अधिकारी वहाँ पर होंगे उनसे भी बातचीत वहाँ पर की जाएगी, उनसे भी फीडबैक लेने का काम वहाँ पर किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार से जो सरकार की जो योजना है उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके और उन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जनता को मिल सके। अगर किसी रूप में वहाँ पर कोई बाधा अगर उत्पन्न हो रही है, कोई समस्या जनता की आ रही है, तो उसका किस प्रकार से निदान वहाँ पर किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर भी बातचीत वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो महत्वपूर्ण ये 2 दिवसीय मुख्यमंत्री का काशीपुर का दौरा रहने वाला है और ये उत्तराखंड के लिए भी और खासतौर पर कुमाऊं मंडल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आपदा से बड़ा नुकसान इस समय कुमाऊं मंडल के जो तराई वाले जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों को यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जल भराव के चलते जो किसानों की जो फसलें खराब हुई है, जो भूमि का जो कटाव वहाँ पर हुआ है, उससे किसान किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं, उन सब चीज़ों को लेकर भी उसका आकलन करने का वहाँ पर किया जाएगा। उनसे जो प्रभावित जो लोग हैं उनसे भी बातचीत वहाँ पर होगी। तो ये समझा जा सकता है कि महत्वपूर्ण दौरा है और इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य इस आपदाओं के बाद किस प्रकार से पुनर्निर्माण की तरफ आगे बढ़ सकता है, कैसे इन आपदा के जख्मों को कम किया जा सकता है। बिल्कुल। अब है प्रशासनिक तौर पर अगर बात की जाए तो क्या कुछ बंदोबस्त कर लिए गए हैं, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम है? बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी तक का जो काम यहाँ पर रहा है, आपदा प्रबंधन विभाग का जो आपदा की जो टीमें यहाँ पर काम कर रही है, उन कामों में किस प्रकार से आगे और तेजी लाई जा सकती है, खासतौर पर जो सुरक्षा के जो काम यहाँ पर होने हैं उसको किस प्रकार से और मजबूत तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है। सरकार को किस रूप में आवश्यकता है, यानी जो प्रभावित जो लोग हैं उनको तो मदद देनी ही देनी है, साथ में जो आने वाला जो नुकसान है उस नुकसान की कैसे और कमी यहाँ पर की जा सकती है, कैसे उस नुकसान को कम यहाँ पर किया जा सकता है, कैसे सुरक्षा के मानकों को और मजबूत यहाँ पर किया जा सकता है, उसको लेकर भी दिशा निर्देश देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किए जाएंगे। जी ठीक है। अब तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज काशीपुर का दौरा रहने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास सभागार से प्रदेश के सभी 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में लगातार हो रही बारिश से उत्पन्न स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत कार्य और जिले में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर भी समीक्षा की गई। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाए और राहत कार्यों में कोई भी लापरवाही न हो। उन्होंने यह भी कहा है कि मानसून के दौरान सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं बाधित न हो और इसके लिए सभी विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों को तत्काल सहायता देने और पुनर्वास के कार्यों को भी तेज करने पर जोर दिया। अब खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर के पावधोई मोहल्ले में रविवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज गरज और चमक के साथ आकाशीय बिजली सीधे विद्युत ट्रांसफार्मर पर जा गिरी। जी आपको बता दें कि बिजली गिरते ही ट्रांसफार्मर में जोरदार धमाका हुआ और चिंगारियां चारों ओर फैल गई और जहां आसपास खड़ी ठेली और वहां मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। तो यह पूरी घटना पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो हम इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कैमरे में कैद हो गई ये सभी जो तस्वीरें थी, तो जिसपे कि स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर से चिंगारियां निकलती हैं, धमाका देखा जा सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि लोगों में भय और तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। सूचना मिलते ही प्रशासन और विद्युत विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची और जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। तो वहीं सारे लोगों ने इलाके में जर्जर हो चुके ट्रांसफार्मरों को बदलने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विकास, जिस तरीके से ये भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कुछ मामला है, विस्तार से बताएं। देखिए, हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक के पास एक मंदिर है। रेलवे ट्रैक के ठीक ऊपर जहां पर ये घटना यहाँ पर देखने को मिला है, जो बिल्कुल सुबह करीबन 6 बजे यहाँ पर हुआ है, जिसके चलते पूरा मलबा जो है वो ट्रैक पर आ गया है, जिसमें जिस तरह से मंदिर तक जाने के लिए जिस तरह से क्योंकि पिछले दिनों में इस तरह की घटना यहाँ पर देखने को मिली है कि अक्सर इसी क्षेत्र में पहाड़ी का जो मलबा है वो रेलवे ट्रैक पर आ जाता है। तो उसी में क्रम में एक बार फिर से ये मलबा यहाँ पर आया
वो प्रभावित हुई हैं उनको रद्द किया गया है। और जो इतनी बाकी जो ट्रेनें हैं जो हरिद्वार तक आती हैं उनको हरिद्वार से वापस यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से जो रेलवे विभाग है उसका कहना है कि 8 से 6 घंटे यहाँ पर रुकेंगे अभी पूरे इस तरह से रेलवे ट्रैक को साफ करने में और इसके सुचारू रूप से चलाने के लिए। लेकिन जिस तरह से सुबह 6 बजे की करीबन घटना बताई जा रही है कि ये घटना है, हालांकि उसमें किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन अगर ये घटना बिल्कुल विकास, अगर ताजा हालातों की बात की जाए तो क्या ट्रांसफार्मर जिस तरीके से लोगों ने बताया कि वो बेहद ही जर्जर हो चुका था, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से ये पूरी घटना है ये मुख्य रूप से जो मलबा पहाड़ी से जो मलबा आता है और साथ ही साथ जो रेलवे ट्रैक को बचाने के लिए जो फेंसिंग यहाँ पर की गई है उसको तोड़ता हुआ पूरा ये मलबा नीचे आया है, जिसके चलते पूरा घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है। हालांकि क्योंकि पहाड़ से लगातार मिट्टी का आना तो बरसात में बना रहता है, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों भी इसी तरह की इसी जगह पर ये घटना भी देखने को मिली थी, दोबारा से उसी रेलवे ट्रैक पर वही मंदिर के पास में पूरा दोबारा से हुआ है। हालांकि जानकारों का मानना है कि वहाँ जो स्थिति है रेलवे ट्रैक पर बार बार बोल्डर आने की, तो उस पर पहाड़ का जो ट्रीटमेंट होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो किसी दिन चलती ट्रेन में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उससे कुछ हादसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल विकास, आखिरी सवाल, हानि की बात की जाए तो क्या कुछ नुकसान हुआ है? क्या विद्युत विभाग को भी किसी तरीके का नुकसान हुआ है? क्योंकि इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर में बहुत बड़ी चिंगारी जो है वो उठी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से क्योंकि मलबा आने से न केवल ट्रैक बाधित हुआ है, वहीं जिस तरह से जो बाजार तक ये मलबा यहाँ पर आया है, जिसके चलते जो बिजली विभाग को भी वहाँ पर मौके पे आकर दुरुस्त करना पड़ा है। रेलवे विभाग की टीमें भी यहाँ पर रेल को साफ कर रही हैं और उसको ट्रैक को साफ करने के लिए उसको सुचारू करने के लिए प्रयास कर रही है। वही विभाग भी पूरे जो लाइन है उसको सुचारू करने के लिए यहाँ पर प्रयासरत है। तो कह सकते हैं अभी 8 से 10 घंटा इस पूरे कार्य है इसको होने में समय लग सकता है। ठीक है विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब खबर पौड़ी से है, जहां पर जिला पंचायत सभागार में नव गठित जिला पंचायत की पहली बैठक हुई और जिसमें 37 नवनिर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया। आपको बताते चले कि सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं जिला पंचायत के अध्यक्ष रचना बुटोला के सामने रखी और जहां बैठक में हाल ही में आई आपदा से हुई जनहानि और नुकसान पर भी चर्चा करते हुए राहत और पुनर्वास के कार्यों में तेजी लाने की मांग की गई है। आपको बताते चले कि कुछ सदस्यों ने समितियों के गठन को लेकर असंतोष भी व्यक्त किया और अध्यक्ष रचना बुटोला ने कहा कि उनकी प्राथमिकता आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को गति देना है। उन्होंने सभी क्षेत्रों में पंचायत सदस्यों के साथ मिलकर बेहतर कार्य करने और सहयोग में बढ़ावा देने का भी आश्वासन किया। तो वहीं आपको बता दें कि अध्यक्ष ने असंतुष्ट सदस्यों से संवाद की अपील करते हुए कहा कि साथ मिलकर अगले 5 वर्षों में जिला पंचायत को नई दिशा दी जाएगी। सदन की प्रथम बैठक थी जिसमें हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण और हमारे जिला पंचायत के सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण उपस्थित रहे और इसमें हमने सभी लोगों ने आगे किस तरह से हमने अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने हैं उस बारे में चर्चा की और उसके बाद सबकी सर्वसम्मति से समितियों का गठन किया गया। ये सदन में रूठना मनाना चलता है और हमारा यही रहेगा आगे कि जो हमारे रूठे हुए सदस्य हैं उनको मनाया जाएगा और सही ढंग से हमने 5 साल में अपने इस सदन में काम करना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भूकंप और भूस्खलन की स्थितियां पहला जिलावार अध्ययन आईआईटी रुड़की ने जारी कर दिया है। जी आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार रुद्रप्रयाग जिला सबसे संवेदनशील पाया गया है और इसके अलावा पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों में भी लैंडस्लाइड की आशंका बहुत अधिक है। बताते चले कि हिमालयाई भूगोल और लगातार हो रही भारी बारिश के कारण ये इलाके आपदाओं के प्रति बेहद ही जोखिमपूर्ण है और जहां पर सरकार ने ऐसी संभावित आपदाओं को लेकर सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं ताकि समय पर प्रतिक्रिया दी जा सके। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यदि कोई भी आपदा आती है तो प्रभावित लोगों की हर संभव मदद और राहत सुनिश्चित की जाएगी और इसके लिए आपदा प्रबंधन की तैयारियों और भी मजबूत की जा रही है और यह कदम प्रदेश में आपदा से सुरक्षा और बचाव के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उस पर हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए पहले ही कहा गया है। अभी जब तक मानसून का
ये समय चल रहा है तब तक पूरी तरह से सारी मशीनरी, सारे हमारे डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग सकते हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर विधायक मनोज तिवारी ने कवारब डेंजर जोन में बन रही सुरक्षा दीवार के निर्माण में घोटाले का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आपको बताते चले कि अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता करते हुए विधायक ने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और पूरी दीवार तोड़कर दोबारा से टेंडर प्रक्रिया से निर्माण कराने की मांग उठाई है और उन्होंने कहा कि मामलों को लेकर कल डीएम से मुलाकात की जाएगी। अगर ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता है तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। वहीं बताते चले कि अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग के क्वारब डेंजर जोन में करीब 11.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रही सुरक्षा दीवार में दरार आने से भी सवालों के घेरे में आ गई है। लगभग 1 साल बाद क्वारब का जो भूस्खलन है ट्रीटमेंट का काम प्रारंभ हुआ और उसमें जो विभागीय ठेकेदार है उसमें उसने गुणवत्ता का कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया गया। बहुत भ्रष्टाचार है और हमारा सीधा सीधा आरोप है, विभागीय मंत्री पे आरोप है और उसके साथ साथ जिला प्रशासन पे आरोप है। और हमारी मांग है कि निश्चित रूप से उसका टेंडर निरस्त किया, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उसको डिफॉल्टर घोषित किया जाए और पुनः टेंडर लगाया जाए। कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस कल हम लोग जिलाधिकारी को पत्र सौंप रहे हैं। अगर 1-2 दिन में कोई कार्रवाई नहीं उसके बाद हम धरना करेंगे। सर 6 दिन से करीब आज 7 दिन बाद ये छोटे वाहनों के लिए मार्ग बड़े के लिए तो कांग्रेस क्यों रोड पे नहीं उतर रही है? एक बार भी आपने किया था, उसके बाद भूल गए। देखिए, क्योंकि ये जो दरार का मामला कल ही संज्ञान में आया है, क्योंकि लगातार हमारे द्वारा वहाँ पर धरना भी दिया गया, ज्ञापन भी दिया गया, प्रदर्शन भी किया गया है। कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताने का काम कर रही है, विभाग को जगाने का काम कर रही है और उस अधिकारी के खिलाफ आवाज़, उस ठेकेदार के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। और यह है कि उसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। और हम फिर आज उस बात को पुनः दोहरा रहे हैं और उसके लिए हम संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। अब खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून जिला प्रशासन ने बाल भिक्षावृत्ति और बाल मजदूरी मुक्त करने के लिए आधुनिक इंटेंसिव केयर सेंटर स्थापित किया है। बताते चले कि जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य है वो बच्चों को भिक्षा से शिक्षा की ओर जोड़ना है। तो वहीं आपको बताते चले कि अंतर विभागीय टीम में होमगार्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन, शिक्षा, श्रम विभाग और पुलिस के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाएं भी शामिल हैं। पहले चरण में 51 बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया जा चुका है और जबकि दूसरे चरण में 31 बच्चों को राजकीय प्राथमिक विद्यालय, परेड ग्राउंड और साधु राम इंटर कॉलेज में प्रवेश मिला है। बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी जानकारी दी कि साधु राम इंटर कॉलेज में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इंटेंसिव केयर सेंटर का निर्माण हो रहा है, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि राज्य का हर बच्चा स्कूल की मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाता। अब खबर देहरादून से है, जहां पर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि आरोपी के पास से 1 किलो 108 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है और जिसमें कि यह कार्रवाई रानी पोखरी थाना क्षेत्र में पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई, जहां बताते चले कि इससे पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। तो वहीं पुलिस की सतर्कता और मुस्तैदी के कारण अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर एक बड़ा अंकुश लगा है। पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है ताकि युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके, तो वहीं प्रदेश को नशा मुक्त बनाया जा सके। इस सफलता से पुलिस विभाग का अभियान और भी प्रभावी होगा और इस तरह की कार्रवाई से नशा तस्करों में खौफ बना रहेगा, साथ ही साथ कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। खबर देहरादून से ही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में नशे के खिलाफ दून यूथ फाउंडेशन के द्वारा आयोजित 10 किलोमीटर के मैराथन का शुभारंभ किया। उन्होंने दौड़ को फ्लैग ऑफ करते हुए युवाओं में जोश और उत्साह बढ़ाया। तो वहीं मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि स्वस्थ समाज के लिए हर व्यक्ति का निरोगी रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जीवन की सफलता और सुख स्वास्थ्य शरीर से ही संभव है। उन्होंने युवाओं से ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लेने की अपील की और बताया कि
नशा व्यक्ति और समाज दोनों को कमजोर करता है। मंत्री ने शारीरिक व्यायाम को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी है और साथ ही साथ नशे के दुष्प्रभावों के प्रति भी जागरूक किया। बताते चले कि कार्यक्रम के अंत में मंत्री गणेश जोशी ने मैराथन में विजेताओं को सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया ताकि वे युवा जो नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन जिए और एक प्रेरणा का स्रोत भी बने। शरीर स्वस्थ होता है, आदमी का मन भी स्वस्थ होता है। अब जो रन है, जो दौड़ है, सबसे सस्ता खेल है। अब आप कोई अन्य खेल खेल। अब खबर बागेश्वर जिले से है, जहां बेसानी क्षेत्र में हाल ही में आई आपदा के बाद लापता हुए 2 लोगों में से एक का शव 1 हफ्ते की खोज के बाद बरामद कर लिया गया है। बताते चले कि शव चचई गांव के पास तोक ओखलसेरा और कन्नलगढ़ के नदी के पास का मिला है और जहां पर आपदा के बाद से ही रेस्क्यू टीम और प्रशासन लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ था। बताते चले कि शव की बरामदगी के बाद परिजनों में शोक की लहर है, जबकि प्रशासन ने शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए राहत और सहायता कार्य तेज कर दिया है। दूसरे लापता व्यक्ति की भी खोज अभी भी लगातार जारी है और जहां प्रशासन और बचाव दल के द्वारा तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है और इलाके में लगातार बारिश और भूभाग की कठिनाई के चलते सर्च ऑपरेशन में भी तमाम दिक्कतों का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है। अब खबर मसूरी से है, जहां पर भारतीय मजदूर संघ की 2 दिवसीय त्रैमासिक प्रदेश कार्यकारिणी बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें उत्तराखंड सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश और नेपाल से वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बताते चले कि बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठेली पटरी व्यापारी, होटल वर्कर, रिक्शा चालक, भवन निर्माण श्रमिक के साथ साथ संविदा कर्मचारी और गिग वर्कर्स भी इन समस्याओं पर जो है उनकी ओर से गहन चर्चा की गई। बताते चले कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 25 नवंबर को सभी जिलों में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और जहां मसूरी के बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल का भी स्वागत इस मौके पर किया जाएगा। बताते चले कि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार मजदूरों के हित में रक्षा करेगी और जहां पर बैठक में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, ESI, PF और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ 4 श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन की भी मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष उमेश जोशी ने कहा कि यह केवल ज्ञापन नहीं बल्कि संगठित आंदोलन की शुरुआत है। और है कि ये भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड प्रदेश की नियमित कार्य समिति बैठक आज यहाँ मसूरी में संपन्न हुई है और हम लोगों ने एक अच्छा बैठक यहाँ अनुभव किया और यहाँ पर प्रदेश के सभी जिलों से जिला मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति सदस्य यहाँ पर उपस्थित होकर के अपने प्रदेश के बारे में जो हमारी यूनियनें चल रही हैं और 70 वर्ष भारतीय मजदूर संघ ने पूरा किया है, तो इस 70 वर्ष के उपलक्ष्य में देश में कार्यक्रमों की श्रृंखला में जो अपने यहाँ उत्तराखंड में भी कार्यक्रम उसकी समीक्षा हुई है और यहाँ पर जो कार्यक्रम का एक 70 वर्ष का समापन और युवा सम्मेलन हरिद्वार में विशेष रूप से हुआ है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और हमारे राष्ट्रीय जो महामंत्री श्री रविंद्र हिमते जी उनका भी आगमन था। उन कार्यक्रमों को लेकर के फिर जो अनुवर्ती प्रयास है उस कार्यक्रम के बाद जो आज श्रमिक क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, खासकर से ठेका प्रथा है, आउटसोर्सिंग है और जो हमारे कर्मचारियों के नियमितीकरण हैं और परिवहन में 2 महीने से अभी तनख्वाह नहीं मिल रही है, शुगर की समस्या है, आंगनवाड़ी की समस्या है, कुछ हमारे आशा फैसिलिटेटर ऐसे क्षेत्र में और ये जो विशेष रूप से जो कुछ छोटी मोटी समस्याएं आती हैं उनको लेकर के हम आगे और प्रशासन से और इस सरकार से कुछ अपेक्षा करते हैं। इस उपलक्ष्य में एक योजना बनी है कि प्रत्येक जिलों में हमारे कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को DM के माध्यम से ज्ञापन देंगे और ये ज्ञापन का कार्यक्रम नवंबर में हमने तय किया है कि इधर त्यौहार और उत्सव वगैरह होने के कारण से है। जैसे हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग निगम बना करके और इस समस्या का निदान करने की कोशिश वहाँ की सरकारों ने किया है
और हरियाणा में तो बिल्कुल ठेका प्रथा उन्होंने बंद किया। ऐसे ही उत्तराखंड भी बहुत बड़ा राज्य नहीं है और एक प्रकार से यहाँ दुरूह क्षेत्र है, तो यहाँ की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये हम आशा करते हैं कि यहाँ के भी जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, कामगार हैं, संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र में हो, सबको समान काम का समान वेतन ये दिया जाए। और ये जो आउटसोर्सिंग में आने वाली गड़बड़ियां हैं, इसको कैसे दूर किया जाए, इन पर काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया है। आगे आने वाले समय में हम लोग अपने यूनियन के माध्यम से, जिले इकाई के माध्यम से हम सब इस पर चर्चा वार्ता। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।